गुड मॉर्निंग 10th क्लास। मैंने आपको बांध के बारे में पढ़ाया था कि बांध क्या है, किसी भी नदी की में अवरोधक का काम करता है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं ये नदी है और यहाँ पर हमने बांध बनाया है, तो ये इसने क्या किया, नदी के पानी को रोक दिया, यानी कि उसे अवरोध कर लिया। ठीक है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में यानी कि बांधों के संबंध में, डैम्स जो होते हैं उनके संदर्भ में, जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने इन्हें क्या कहा था, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम्स में आते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो याद रखिएगा, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, तो इससे आगे लेके चले। अब हम बात करते हैं बहुत ही फैमिलियर टॉपिक से, जो कि है वर्षा जल संग्रहण। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि वर्षा के जल को संग्रहित करिए, और छोटे छोटे मॉडल्स भी आप लोग बनाते हैं, क्लासेस में बनाते हैं, है ना। तो वर्षा जल जो संग्रहण है, आज हम ये देखेंगे कि विभिन्न जगहों पे किस प्रकार से वर्षा का जल संग्रहण होता है। अगर इसको एक भाषा में समझा जाए, ठीक है, यानी कि एक ही लाइन में अगर हम सीधा सीधा समझे, तो जल के वर्षा के पानी को इकट्ठा कर लेना क्या कहलाता है, आपका वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो अब वर्षा हर जगह हो रही है, तो इसका संरक्षण हम कैसे करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या हो सके, पानी का संरक्षण हो सके। तो इसके लिए कुछ लोग क्या करते हैं, छत से पाइपलाइन लगा देते हैं, उसका कनेक्शन टैंकी में होता है और इसका काम, इसको प्यूरिफाई करके वो बहुत सारे कामों में लाते हैं। ठीक है, तो वर्षा जो जल संग्रहण है वो क्या हो गया, बारिश के पानी को इकट्ठा करना। अब हम आगे देखेंगे। देखिए, हम वर्षा का जल तो संग्रहण कर रहे हैं, क्या लाभ हैं इसके, जब तक हमें प्रॉफिट पता नहीं होगा तो हम उस काम को नहीं करते हैं, है ना। आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियोस लगातार देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इससे हमें बेनिफिट मिलेगा, हम उसको अपने कोर्स को अच्छे से पढ़ सकेंगे। तो ऐसे ही वर्षा जो जल संग्रहण है उसके लाभ क्या क्या हैं। अगर आप बुक की लैंग्वेज ना भी देखें तो सिंपल तरीके से देखें कि अगर हम पानी संरक्षित करेंगे, पहले तो जो पानी की कमी हो रही है वो नहीं होगी, है ना, जो पानी की कमी हो रही है वो नहीं होगी। और जिन कामों में बारिश का पानी हम यूज़ कर सकते हैं बिना प्योरीफाई के, एटलीस्ट उन कामों में तो हम वर्षा का जल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम इरिगेशन के लिए कर सकते हैं, सिंचाई के लिए कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए कर सकते हैं, है ना। तो ये बाहर की सफाई के लिए कर सकते हैं। तो इन कामों के लिए बेसिक थिंग्स में, यानी कि बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल पे अगर हम इसका संरक्षण कर रहे हैं तो हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये भी है कि अगर हम सभी लोग वर्षा का जल संग्रहण करने लगे तो क्या होगा, जो कनेक्शन दे रहा है, ठीक है, उसको भी सभी की ज़रूरत पूरा करना उसके लिए आसान हो जाएगा। और इसका काम जो है खेती के लिए किया जा सकता है, ये तो सही बात है ना। और ये जो वर्षा का जल है, अगर इसको बहुत अच्छी तरीके से फिल्टराइजेशन किया जाए तो ये रसायन मुक्त होता है। ठीक है, और वर्षा का जल अगर आप रोक रहे हैं, प्लांटेशन कर रहे हैं, तो उससे मृदा अपरदन भी कम होगा। अब इसी के उसमें एक प्रणाली आती है, गुल और कुल प्रणाली। ठीक है, गुल अथवा कुल प्रणाली, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है, ये एग्जाम्स में आता है कि कुल तथा कुल प्रणाली क्या है। तो ये प्रणाली क्या होती है, पर्वतीय क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, नदी से, ठीक है, कोई नदी है उससे वाहिकाएं बना के या छोटी छोटी नालियाँ बना के, नहरें बनाकर उसका पानी अपने खेत की तरफ मोड़ देते हैं। ये बहुत ही बेसिक पहाड़ों में चीज़ें हैं, अगर आपने देखी होगी। तो क्या किया जाता है, नदी से धाराएं निकाली जाती हैं, नालियाँ निकाली जाती हैं, और उसका पानी चाहे मोटर की सहायता से, चाहे किसी और तकनीकी की सहायता से अपने खेतों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रणाली को नदी द्वारा जो वाहिकाएं निर्माण करके खेती करने का काम है, उसे कहा जाता है गुल अथवा कुल प्रणाली। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इस प्रकार से छोटी छोटी नहरें बना के, और इस प्रकार से क्या किया जाता है, अपने पानी को, नदी के पानी को कहाँ तक, खेतों तक पहुँचाया जाता है। तो ये प्रणाली आपकी क्या कहलाती है, कुल और गुल प्रणाली। आगे बात समझ में, लिखा हुआ भी है, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, बुक से भी देख सकते हैं, और इसमें भी स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है सिंपल लैंग्वेज में, तो आप इसे देख सकते हैं। फिर देखिए, अब बात आती है कि राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की जो समस्या है वो काफ़ी है। आप जानते हैं कि बहुत कम प्रतिशत वहाँ पे वर्षा होती है, डेजर्ट इलाका है, वहाँ के जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स है वो इतने ज़्यादा अनुकूल नहीं है बारिश के लिए। तो वहाँ लोग क्या करते हैं, वहाँ कैसे वर्षा का जल संरक्षण करना एक बहुत ही बेनिफिट है सबके लिए। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपनी घरों की छतों पर, ठीक है, घरों की छतों पर
थोड़ा ऐसा निर्माण करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है वो संरक्षित हो सके और उसको पाइपलाइन की सहायता से टैंकियों में जमा करते हैं और इसके आधार पर वो अपना काम चलाते हैं। ठीक है, राजस्थान में क्या हुआ जाता है कि छतों के द्वारा जल का संरक्षण किया जाता है, जैसे कि आपको पहले भी पिक्चर में दिखाया था। ठीक, अब देखिए एक और राजस्थान में काम होता है जिसको हम कहते हैं भूमिगत टैंक। अब ये भूमिगत टैंक क्या है, ये एग्जाम्स में अगर लिखने को आए कि राजस्थान में अर्धशुष्क में वर्षा जल संरक्षण कैसे होता है, तो एक तो छत वाला है और एक है भूमिगत टैंक की सहायता से। इसमें लोग क्या करते हैं अपने घर के, ठीक है, क्या करते हैं अपने घर के नीचे ग्राउंड लेवल पे एक टैंकी बना लेते हैं और वर्षा के पानी को पाइपलाइन की सहायता से इस तक जोड़ देते हैं। ये क्या हो गया, टैंक हो गया। तो यही कहलाता है आपका भूमिगत टैंक। ठीक है, और वर्षा बहुत समय तक ये पानी जो है यहाँ पर सेफ तरीके से रह सकता है। और कभी कभी क्या होता है इस भूमिगत टैंक के ऊपर वो लोग क्या बना देते हैं, रहने के लिए कमरे भी बना देते हैं, जिससे ज़्यादा गर्मी में ये कमरा जो है वो हमेशा ठंडा रहता है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, पानी है ठंडा। ठीक हो गया। तो इस आधार पर इस तरीके से क्या किया जाता है, वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। इसको क्षेत्रीय भाषा में पालर पानी भी कहा जाता है और माना जाता है कि प्राकृतिक जल जो है, यह जो प्राकृतिक जल है वो शुद्धतम रूप है जल का। ठीक है, तो पहला अगर राजस्थान में पूछा जाए तो आपका छत वाला हो गया। ठीक है, छत से संरक्षण कर रहे हैं। दूसरा हो गया भूमिगत टैंक से। आपको समझ में आ गया कि भूमिगत टैंक क्या है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए यही जो वर्षा जल संरक्षण है उनको मेघालय में कैसे किया जाता है। मेघालय में अगर आप अपनी बुक पलटें तो लास्ट पेज में कुछ बांस ड्रिप सिंचाई योजना दिखाई गई है, प्रणाली दिखाई गई है कि जिसमें बांस की सहायता से, यानी कि जो बैम्बो ट्री है, देखा होगा ना आपने, बांस की लकड़ियाँ देखी हैं, अंदर से क्या होती हैं, खोखली होती हैं। तो इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या हो सकता है, पानी इकट्ठा भी हो सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, बांस की डंडियों से अपने खेतों तक क्या पहुंचाते हैं, पानी पहुंचाते हैं वर्षा का। जैसे पाइपलाइंस का यूज़ होता है पानी पहुंचाने के लिए, वैसे ही ये बांस की डंडियों का प्रयोग करके क्या करते हैं, अपने खेतों तक पानी पहुंचाते हैं। ठीक है, और 18 से 20 लीटर पानी सैकड़ों मील तक इससे चले जाता है। और अगर खेतों की बात करें तो 20 से 80 बूंदे पानी इसमें से टपकता रहता है, जिससे सिंचाई होती रहती है। ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या है, ऐसे बांस को एक दूसरे से जोड़कर वर्षा के पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है। ये आप इस पिक्चर में अच्छे से देख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कुछ स्टोर है, ठीक है, वर्षा के जल का, और इसी की सहायता से बांस से पानी होते हुए क्या होता है, सड़कों जो खेतों तक आराम से पहुंच जाता है। इस विधि को कहते हैं बांस ड्रिप प्रणाली। ठीक है, ड्रिपिंग यानी कि ड्रॉप होना, चूना, ठीक है, लीक होना। तो बांस की डंडियों के सहारे जब सिंचाई की जाती है, ऐसा मेघालय में अक्सर किया जाता है, तो ये प्रणाली आपकी कहलाती है बांस ड्रिप प्रणाली। आगे बात समझ में। अब एक लास्ट पॉइंट बचता है इस चैप्टर में कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में जो वर्षा जल संग्रहण करना आवश्यक है। यानी कि तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, कोई भी मकान बनाएगा तो उसके लिए यह बहुत ही आवश्यक कर दिया है कि अपनी छत को इस तरीके से बनाए कि उसमें वर्षा का जल संग्रहित हो सके। अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो उसको क्या, उस पर क्या होगी, कार्रवाई होगी। यानी कि दुनिया में ऐसे भी कदम उठाए जा रहे हैं जो वर्षा के जल को क्या किया जा सकता है, जिनसे संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर में यही छोटी छोटी पॉइंट्स थे, तो आप इनको क्या करेंगे, पॉइंट्स में बनाएंगे। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप पर्सनली भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।